हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट कर चुके थे और हमने पिछले 5 चैप्टर्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उसके लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन 5 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और नोट्स अपने साथ के साथ बनाते हुए चलें। ऐसे ही प्रारंभ सीरीज के अंदर आपको आगे भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे क्लास 11 12 बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बात हमने स्टार्ट करी थी बेटा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड द थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है बच्चों फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक सही आदमी को सही काम पे सेट करना अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। फिर हमने इसके इंपॉर्टेंस को समझा, इसके फीचर्स को समझा, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है उसको हमने डिटेल में समझा कि स्टाफिंग के प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो किया जाता है। और हम इसके कुछ एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग के बारे में पढ़ रहे थे। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज सिलेक्शन एंड द थर्ड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट के अंदर हमने 2 तरीके के सोर्सेस पढ़े थे बेटा, एक होता है इंटरनल सोर्सेस और एक होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर हमने ट्रांसफर और प्रमोशन को पढ़ा था। ट्रांसफर वो चीज होती है जिसमें आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रैंक कुछ भी चेंज नहीं होती है, बस उसकी वर्किंग लोकेशन को चेंज किया जाता है। वहीं पर ही प्रमोशन के अंदर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, सैलरी इंक्रीज होती है, उसकी रैंक भी इंक्रीज होती है, जैसे असिस्टेंट मैनेजर का सीनियर मैनेजर बनना। ये 2 तरीके हमने इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर पढ़े थे। इसके हमने मेरिट्स को समझा था, इसके हमने डीमेरिट्स को भी बहुत अच्छी तरीके से समझा था। और लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़े थे, जिसमें हमने कैंपस रिक्रूटमेंट, है ना, और वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बहुत सारे तरीके के एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स हमने पढ़े थे कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सटर्नल तरीके से सोर्स रिक्रूटमेंट भी करती है। उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स अब हमें समझने हैं कि जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि बाहरी क्षेत्रों से कंपनी के अंदर स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो उसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस के जरिए क्या कर रहे हो। चलिए, तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस? क्वालिफाइड पर्सनल। देखिए, जब जब हम एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करते हैं तो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफाइड और ट्रेंड पीपल हमें मिलते हैं। तो याद रखना, जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं जिसमें हमारे पास चॉइसेस बहुत सारी अवेलेबल होती है, जिसमें से हमें जो भी हमारे पास वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग हमें एक फिट बंदे को चूज करना होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं जिसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज क्वालिफाइड भी होती हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट की वजह से हमें क्वालिफाइड पर्सनल भी मिल जाता है। सेकंड होता है वाइडर चॉइस। जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट्स के जरिए रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको वैकेंसी निकालनी पड़ती है, और जब आप वैकेंसी निकालते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आते हैं, तो आपके पास चॉइसेस अवेलेबल बहुत ज्यादा होती है कि आपको किसको सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है। थर्ड होता है फ्रेश टैलेंट। जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ जरिए रिक्रूटमेंट करते हैं बेटा तो आपको एक नया टैलेंट मिलता है, और नया टैलेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है अच्छी तरीके से काम करने का।
जिसे हम फोर्थ नंबर के मेरिट के साथ भी जोड़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब आप एक एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जरिए किसी बंदे को फिल करते हैं, तो जो आउटसाइडर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करता है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करता है और सभी एम्प्लॉयज अपने 100% इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। जहां पे इसके मेरिट्स है, वहीं पर इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है बेटा, कि जब आप एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से रिक्रूटमेंट करते हैं, तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि उनके प्रमोशन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि उसके प्रमोशन के चांसेस कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। लेंदी प्रोसेस, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के जरिए जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें एक लंबा समय लगता है। लंबा समय इसलिए लगता है क्योंकि आपको पहले वैकेंसी निकालनी पड़ेगी, फिर आपको एप्लीकेशंस का वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब टाइम ज्यादा लग रहा है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट भी लगेगी। रिक्रूटमेंट निकालना है, फिर एप्लीकेशंस आएंगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एप्लीकेशंस को हैंडल करने का खर्चा है, उसमें से सिलेक्शन करना है, टेस्ट लेने हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जब जब टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट इज ऑल्सो अ कॉस्टली प्रोसेस। ये भी एक डिसएडवांटेज है बेटा किसका, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो ये था हमारा बेटा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने इंटरनल सोर्सेस, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और एक्सटर्नल सोर्सेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स को अच्छी तरीके से समझा। नाउ दिस इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, दैट इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट करने के बाद हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और बेस्ट पर्सन को चूज करते हैं जितने भी टोटल एप्लीकेशंस हमारे पास आए हैं। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 100 एप्लीकेशंस आए हैं और हमें सिर्फ 2 बंदे उसमें से रखने हैं, तो सिलेक्शन ही वो प्रोसेस होता है जिसमें हम उन 100 में से 98 को हटा के 2 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब 2 को सेलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, कैंडिडेट्स से हम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के टेस्ट और इंटरव्यू लिए जाते हैं। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर अलग होता है, तो वहां पे सिलेक्शन का प्रोसेस भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कहीं पे टेस्ट होता है, कहीं पे डेमो होता है, कहीं पे इंटरव्यू होता है, तो चीजें अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन हमें 100 में से भरने कितने हैं, सिर्फ 2 ही। तो 98 को फ्री करना है और 2 को सेलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए किया जाता है। कैसे, सबसे पहले होती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर मैनेजर को पता लग जाता है कि कौन से अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जो अनफिट है उनको हम जो वो एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हमने मान के चलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी थी ग्रेजुएशन, और बहुत सारों ने नौकरी की तलाश में 12th पास वालों ने भी फॉर्म भर दिया, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में ही पता लग जाएगा कि भाई 12th पास वाला हमें चाहिए नहीं, हमें तो ग्रेजुएशन वाला चाहिए। तो हम उसे वहीं पर ही क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद होता है सिलेक्शन टेस्ट। एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मैकेनिज्म होता है बेटा, चाहे पेपर टेस्ट भी हो सकता है या पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है या एक्सरसाइज भी हो सकती है, डिपेंड करता है हर एक अलग अलग बिजनेस का। अब कौन कौन से टेस्ट सर एक अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेती है, जैसे वो इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है। बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट को चेक करना चाहती है, आपके लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन को चेक करना चाहती है कि आपके अंदर कितना आईक्यू लेवल है आपका। वो इंडिकेटर होता है एक पर्सन के लर्निंग एबिलिटी को दिखाता है कि वो इन फ्यूचर डिसीजन कैसे लेगा और जजमेंट कैसे लेगा। बहुत सारी कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट भी करवाती है। इससे ये चेक किया जाता है कि एक जो नया इंडिविजुअल हमारे साथ जुड़ने वाला है वो नई स्किल्स को सीखने के लिए कितना ज्यादा एक्टिव रहता है। इससे पता लगता है कि एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी कितनी है आगे बढ़ने की। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल भविष्य में जाके किस तरीके से काम करेगा। एक होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें हम इंडिविजुअल के इमोशंस, उसकी किस बात पे वो रिएक्शन करता है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, इस पे काम करते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि वो आगे जब प्रेशर वाली सिचुएशन आएगी तो उसे कैसे हैंडल करेगा। एक होता है ट्रेड टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेडिंग की नॉलेज कितनी है एम्प्लॉय को, उसको अपने प्रोफेशन की, अपनी ट्रेनिंग एरिया की कितनी ज्यादा नॉलेज है। और एक इंटरेस्ट टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या इंटरेस्ट है, वो किस में अच्छी तरीके से काम करना चाहता है। सो दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर कंडक्टेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन देयर डिफरेंट वे। और क्या क्या तरीके होते हैं सिलेक्शन के, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू एक फॉर्मल होता है, एक डिपार्टमेंटल कन्वर्सेशन होती है जिसमें 2 लोगों के बीच में कॉमन सी बातचीत होती है। इसमें जनरली बेसिक जानकारी पूछी जाती है इंडिविजुअल के बारे में कि वो क्या करता है, कैसे करता है, प्रीवियस नौकरी को क्यों छोड़ना चाहता है। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी किए जाते हैं। बहुत सारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपने दोस्तों का नाम देते हैं, एड्रेस देते हैं, टेलीफोन नंबर देते हैं कि आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए फिट बैठता है, आप उससे बात करते हो। वो प्रीवियस एम्प्लॉयर भी हो सकता है आपका। तो ये भी तरीके होते हैं सिलेक्शन के। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन का डिसीजन लेना। जब ये सारी चीजें हो जाती है, जिसने टेस्ट पास कर लिया, जिसने इंटरव्यू पास कर लिया, जिसका रेफरेंस चेक हो गया, तो उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किसको सेलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट नहीं करना है। जो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है,
सिलेक्शन डिसीजन होने के बाद और ऑफर लेटर देने से पहले कैंडिडेट का एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि वो फिजिकली फिट है या नहीं है। उसके बाद उसे जॉब ऑफर दिया जाता है और जॉब ऑफर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, उसकी अपॉइंटमेंट डेट होती है, ठीक है, किस डेट को उसे ज्वाइन करना है। और उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें सारी डिटेल्स लिखी रहती है कि उसकी जॉब कितनी बजे है, किस डेजिग्नेशन पे हो, क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना उसे पे किया जाएगा, कितने आवर्स की उसकी वर्किंग रहेगी, लीव के क्या क्या रूल्स हैं, सिकनेस के क्या क्या रूल है। ये सारी की सारी जानकारी आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टाफिंग फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये था सिलेक्शन एलिमेंट बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।